क्या आपको पता है कि पिछली बार सरकार कितने वोटों से जीती थी? छोड़िए, क्या आपको यह पता है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? खैर रहने दीजिए। क्या आपको पता है कि भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमाएं, बॉर्डर शेयर करता है? या आपको यह पता है कि भारत देश में कितने फौजी हैं? या आपको यह पता है कि पिछले वर्ष कितने फौजी शहीद हुए थे? क्या आपको यह पता है कि भारत देश के अंदर एक ऐसा फौजी भी था जिसने अपने सीने पर 9 गोलियां खा दी थी और उसके बाद भी मूंछों पे ताव देकर मुस्कुरा रहा था? जब उसको ऑस्ट्रेलियन सर्जन के पास ले गए, सर्जन देख के बोलता है कि प्रभु, इनको तो बचाना मुश्किल है, ये तो बच ही नहीं सकते। फिर भी हिम्मत जुटाकर वो फौजी से पूछता है कि फौजी बताओ तुम्हें क्या हुआ है? तो फौजी कहता है कुछ नहीं साहब, बस गधे ने लात मार दी थी, और ये बोलकर मूंछों पे ताव देकर मुस्कुराने लगा। ये कहानी एक ऐसे वीर की है, एक ऐसे शूरवीर की है जिसके किस्से इतने मशहूर थे कि उनके नाम में ही बहादुर लग गया। ये कहानी है सैम मानेकशॉ की, ये कहानी है सैम बहादुर की। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने जीवन में 4 बड़ी जंगें लड़ी, 4 बड़ी जंगें, जिसके अंदर वर्ल्ड वॉर 2, 1947 का युद्ध, 1962 इंडो चाइना वॉर और 1971 हिंदुस्तान पाकिस्तान वॉर। ये कहानी मैं आपको बताऊंगा इंडिया की वर्ल्ड वॉर 2 की, जब भारत के सोल्जर्स ब्रिटिशर आर्मी के साथ काम किया करते थे, ब्रिटिशर आर्मी के साथ लड़ा करते थे। तो सैम बहादुर को ब्रिटिश आर्मी ने अपने साथ लिया युद्ध करने के लिए। तो बर्मा में जापान के सोल्जर्स के साथ युद्ध करते करते एक जापानी ने उनके सीने में लगातार 9 गोलियां दाग दी। उनके सीने में जैसे ही लगातार 9 गोलियां दगी है, लेकिन उसके बाद फिर भी वो मुस्कुरा रहे थे। उसको देखकर ब्रिटिश ऑफिसर को बड़ा गर्व हुआ, यार क्या फौजी है। तो उसने अपना आर्मी क्रॉस निकालकर सैम मानेकशॉ को पहना दिया। सैम मानेकशॉ की बॉडी जब ले जाकर ऑस्ट्रेलियन सर्जन के पास पहुंची, तो ऑस्ट्रेलियन सर्जन ने देख के बोला, यार इनको तो बचाना मुश्किल है। फिर भी वो हिम्मत करके पूछते हैं कि बताओ सैम, तुम्हें क्या हुआ है? और सैम अपने 1 लाइनर आंसर के साथ उन्हें जवाब देते हैं, कुछ नहीं सर, बस गधे ने लात मार दी थी। और ये कहकर मूंछों पे ताव देने लग गए। ऑस्ट्रेलियन सर्जन का दिमाग खराब हो गया। उसने बोला, किसी को बचाओ ना बचाओ, इस इंसान को तो जरूर बचाना पड़ेगा। और उसके बाद उन्होंने उनके इंटेस्टाइन का एक बहुत बड़ा पार्ट काट के निकाल दिया। ये बहुत लोगों को पता है कि सैम मानेकशॉ उसके बाद ना तो फैट खा सकते थे, ना फाइबर खा सकते थे, ना कार्ब्स खा सकते थे। एक टाइम में सिर्फ 1 कटोरी दाल ही खा सकते थे। सैम मानेकशॉ उन योद्धाओं में से थे, उन सोल्जर्स में से थे जो एक बार खाना खाकर 15-15 दिन तक भूखे रह सकते थे। एक और बहुत प्रसिद्ध किस्सा है कि जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो सैम मानेकशॉ के एक बैच में याहिया खान पाकिस्तान वापस जा रहे थे। तो पाकिस्तान वापस जाने से पहले उन्होंने सैम को बोला कि यार सैम, ये जो तेरी बाइक है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या मुझे तू ये अपनी बाइक देगा? मैं इसके एवज में तुझे 1000 रुपये ज़रूर दूंगा। सैम बड़े दिल वाले थे। सैम ने बोला, ले जा यार, बाइक ही तो है। याहिया खान ने एक शर्त रखी कि वो पैसे पाकिस्तान जाने के बाद देंगे उन्हें। सैम ने बोला, कोई दिक्कत नहीं है। याहिया खान दुख दुख करते हुए बाइक लेकर पाकिस्तान पहुंच गए और पैसे भेजना भूल गए। होती है फिर 1971 की लड़ाई, जिसके अंदर भारत ने पाकिस्तान को मुंह की मार दी और धूल चटा दिया। तब एक बार फिर याहिया खान और सैम मानेकशॉ का आमना सामना होता है। आंखों में आंखें डालकर सैम मानेकशॉ याहिया खान को कहते हैं कि याहिया खान, अगर तूने उस दिन मुझे 1000 रुपये दे दिए होते तो आज मैं तेरे देश के 2 टुकड़े नहीं कर देता। ये बात बिल्कुल मशहूर है कि 1971 में जो भारत की विजय हुई, इसके अंदर सैम मानेकशॉ का बहुत बड़ा हाथ था। जो 2 टुकड़े कर दिए, जो पाकिस्तान का विभाजन किया, जो इंडियन डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। भारत की वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स, दुनिया के सामने जो पेश की गई राजनीति, उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका एक बहुत मजबूत स्तंभ सैम मानेकशॉ भी है। इनके रिश्ते इंदिरा गांधी के साथ कुछ इस प्रकार अच्छे थे कि वो सिर्फ वही एक इंसान थे जो प्राइम मिनिस्टर को स्वीटी कह के बुलाते थे। मुझे याद है 1971 के अंदर जब ये युद्ध खत्म हो चुका था, तब पाकिस्तान के अंदर सत्ता का फेरबदल चल रहा था। उस फेरबदल को देखते हुए इंदिरा गांधी के जितने कैबिनेट के लोग थे सब परेशान हो गए। उन्होंने कहा, यार हो सकता है कि एक मिलिट्री ऑफिसर आके हमारा भी फेरबदल कर दे। तो इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को बुलाया और कहती है कि सैम, मेरे मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि तुम मेरी सत्ता चाहते हो, क्या ये सही बात है? सैम ने बोला कि क्या आपको लगता है? इंदिरा गांधी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे। सैम अपनी ऊंची आवाज और गंभीरता के साथ कहते हैं कि ऐसा नहीं है स्वीटी कि मैं नहीं कर सकता, पर बात यह है कि नाक मेरी भी बड़ी है और नाक तुम्हारी भी बड़ी है। अच्छा यही होगा कि तुम अपने काम में नाक अड़ाओ और मैं अपने काम में नाक अड़ाऊं। क्या व्यक्तित्व था इस इंसान। 1962 की लड़ाई के अंदर जब इंडो चाइना वॉर चल रहा था, तो उस वक्त सैम मानेकशॉ के ऊपर मुकदमे चल रहे थे। मुकदमे इस बात पर चल रहे थे क्योंकि 1 लाइनर्स बहुत फेमस हुआ करते थे।
लोग कहते थे, लोग उनकी जो कंटिन्यूस प्रमोशन है उससे जलने लग गए और लोग कहने लगे कि यार ये लोग अंग्रेजों की तरह बात करते हैं, अंग्रेजों की तरह व्यक्तित्व है इनका, कहीं आज भी अंग्रेजों से न मिले हुए हैं। अब क्या करें, लोगों का दिमाग ही कुछ इस प्रकार है। लेकिन जब इंडो चाइना वॉर चल रही थी और भारत की स्थिति उस बॉर्डर पे खराब थी, तो उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने सैम मानेकशॉ को बुलाया और कहा कि आई वॉन्ट यू इन माई फील्ड। सैम मानेकशॉ फटाफट कमीशन होके बॉर्डर पे गए और उनके एक डायलॉग आज तक लोगों को याद है। उन्होंने कहा था सब प्लानर्स को, सारे ऑफिसर्स को बुला के कि आई डोंट वांट माय मेन टू स्टेप बैक। और शायद उनका यही एक रीजन था, उनकी यही एक बोल्ड मूव था कि हालांकि हिंदुस्तान चाइना से हार गया, परंतु एक बहुत अच्छा हिस्सा हिंदुस्तान ने चाइना से बचा लिया। इतना बड़ा व्यक्तित्व था, इतनी बड़ी सोच थी कि उनकी विचारधारा पे जब जब उनके डायलॉग सुनते हैं तो यही निकलता है कि जब भी लिखता हूँ इनकलाब लिखता हूँ, मौत मेरी महबूबा है, जब भी आएगी कस के गले लगाएगी। और एक बार उनको मौत ने कस के गले लगा दिया। इतने बड़े व्यक्तित्व होने के बावजूद आज भी ये लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि इनको भारत रत्न क्यों नहीं मिला। और हम भी इस बात के साथ अपने वीडियो को एंड करते हैं कि इतने महान सोल्जर को भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए था। विचार कीजिएगा।